जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और आज हम एक छोटा सा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट एवोल्यूशन। याद कीजिएगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस चैप्टर के अंदर हमने तीन टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर एवोल्यूशन से। देखिए स्टूडेंट, एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इवॉल्व होना। एवोल्यूशन जो है ये लफ्ज इवॉल्व से निकला है, जिसका मतलब होता है चेंज होना, आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का चेंज होना। तो एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन का जो लफ्जी मतलब है वो बनता है जी ग्रेजुअल चेंज। आहिस्ता आहिस्ता किसी स्पीशी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आना विद टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर या स्पीशी के अंदर जो है वो चेंज आता चला जाता है, जिसको हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। पहले हम थोड़ा सा एवोल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे जी हम डेफिनेशन से कि जी एवोल्यूशन से क्या मुराद है, एवोल्यूशन का मतलब क्या है। तो रेफर्स का मतलब होता है मुराद। तो एवोल्यूशन से मुराद स्टूडेंट वो तमाम प्रोसेसेस हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, डेट ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म। देखें, अब लाइफ की अगर हम बात करते हैं ना, तो अर्लीस्ट फॉर्म अगर हम देखें तो लाइफ शुरू में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सिंपल हुआ करती थी। लेकिन आज की अगर हम लाइफ की बात करें तो आज हमारे पास जो लाइफ जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा डाइवर्स हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी, जो पहले बहुत सिंपल हुआ करती थी, अब वो लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो एवोल्यूशन से मुराद वो तमाम प्रोसेसेस हैं जिन्होंने लाइफ को क्या किया है, सिंपल से बदल कर उसको क्या कर दिया है, डाइवर्स कर दिया है। तो लाइफ का सिंपल से डाइवर्स हो जाना, फिर इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सिंपल से डाइवर्स हो जाना, तो इस प्रोसेस को हम स्टूडेंट क्या नाम देंगे, एवोल्यूशन का नाम देंगे। तो एवोल्यूशन से मुराद वो तमाम प्रोसेसेस हैं जिन्होंने लाइफ को सिंपल फॉर्म से डाइवर्स फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर ये एवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है तो उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। तो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एवोल्यूशन होती है उसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब हुआ क्या कि 19th सेंचुरी के अंदर जैसे ही 19वीं सदी का जो है वो आगाज हुआ, तो 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जो है वो टू स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो सामने है। स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं नजरिए, दो नजरिए जो हैं वो वजूद में है। अब पहला जो नजरिया था वो क्रिएशनिस्ट की तरफ से जो है वो पेश किया गया था, क्रिएशनिस्ट की तरफ से। और जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट था वो बिलोंग करता था टू एवोल्यूशनिस्ट। अब जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था क्रिएशनिस्ट, वो बिलीव करता था किसके ऊपर, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर। और जो एवोल्यूशनिस्ट थे, जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट था, वो किस पे बिलीव करता था, वो बिलीव करता था स्टूडेंट थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पर। तो यूं दो नजरियात, दो कॉन्सेप्ट्स, दो थेरीज जो हैं वो वजूद में आई। एक थेरी कौन सी है हमारे पास स्टूडेंट, थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसको मानने वाले क्रिएशनिस्ट कहलाते हैं। और दूसरी थेरी हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन, जिसको मानने वालों को हम क्या कहते हैं, थेरी ऑफ नेचुरल, डेट आर नोन एज एवोल्यूशनिस्ट। देखिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मुताबिक अगर हम बात करें, अब ये थ्योरी कहती क्या है, तो स्टूडेंट इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। ये तमाम जानदार अपनी जिस हालत में मौजूद हैं इसी के अंदर ही वो क्या हुए हैं, एग्जिस्टेंस, केम इनटू एग्जिस्टेंस, वजूद में तमाम जानदार अपनी मौजूदा हालत में ही पैदा हुए हैं। और ये किसने किया है, इनको पैदा किसने किया है, स्पेशली एंड स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय नेचर। कि तमाम जानदार अपनी मौजूदा हालत में ही नेचर की तरफ से जो है वो पैदा किए गए हैं। मतलब लेट से इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो इंसान हमें जिस फॉर्म में नजर आ रहा है उसी में ही उसको पैदा किया गया है।
ठीक है, मंकी हमें जिस फॉर्म में नजर आ रहा है उसी फॉर्म में ही पैदा किया गया है। जबकि जब हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, कि इसमें क्या है कि हर जानदार जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होकर वो एक नए जानदार को पैदा करने का बायस बनता है। जबकि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है कि हर ऑर्गेनिज्म, हर जानदार अपनी जिस हालत में वो हमें नजर आ रहा है उसी के अंदर उसको पैदा किया गया है, उसका प्रीवियस किसी ऑर्गेनिज्म से कोई भी जो है वो लिंक नहीं है। अब इन साइंटिस्ट, क्या वो साइंटिस्ट जो इस थ्योरी पर बिलीव करते थे, डिवाइन क्रिएशन कहते हैं, जो आसमानी मखलूक पर जो है वो बिलीव करते हैं कि तमाम जानदारों को एक आसमानी ताकत ने जो है वो पैदा किया, उसमें कैरोलस लीनियस जो कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, वो भी जो है वो पेश पेश थे। इसने इस कैरोलस लीनियस के बारे में एक बहुत ही कॉमन चीज जो आपने छोटे लेवल पर भी डिस्कस की है, वो है जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, कैरोलस लीनियस जो है, इसने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि जानदारों को साइंटिफिक नेम देने का तरीका जो है वो मुतारिफ कराया था। तो ये जो साइंटिस्ट था ये भी इस थ्योरी का एक बहुत बड़ा जो है वो हामी था। इसके मुताबिक अगर हम सिंपली इस थ्योरी को समराइज करें तो इसके मुताबिक कोई भी दो एनिमल्स जो हैं वो सेम हो ही नहीं सकते, इवन दे बिलोंग टू द सेम स्पीशी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मुताबिक तमाम जानदारों को उनकी मौजूदा हालत में कुदरत ने ही पैदा किया है, उनका किसी दूसरे जानदार से कोई लिंक नहीं है। जबकि जो सेकंड थ्योरी है स्टूडेंट, नेचुरल सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व थ्रू टाइम, कि वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक टाइप का ऑर्गेनिज्म कुछ अरसे बाद क्या होगा, उसमें चेंजेस होने की वजह से वो क्या करेगा, एक दूसरी टाइप के ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ जो हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं अक्सर, कि जी इंसान जो है वो मंकी से बना है। तो मंकी जो एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है उससे क्या हो गया, एक दूसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सोल के बारे में भी एक टर्म है कि सोल जो है वो एक इनटेंजिबल थिंग है, मतलब एक ऐसी चीज है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। बायोलॉजी में हम सिर्फ टेंजिबल चीजों को देखते हैं। इसको आप करना चाहें कर लें, वरना जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट जो है एवोल्यूशन के बारे में, कि क्या तमाम जानदार जो हैं वो मौजूदा हालत में पैदा किए गए हैं या एक जानदार से दूसरा जानदार जो है वो बना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना एवोल्यूशन का, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और ये अरस्तू के जमाने से जो है वो चलता आ रहा है। और एट द एंड इसका कहाँ पे हो रहा है, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक डार्विन के ऊपर जो है वो इसका इख्तिताम हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने एवोल्यूशन से मुतल्लिक, लाइफ से मुतल्लिक, अर्थ से मुतल्लिक जो है वो काम किया। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कैरोलस लिनियस की। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दे दी गई है, आपने याद करनी है। इसने क्या किया था, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो इसने लाइफ जो एक डाइवर्स लाइफ आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उसके अंदर एक ऑर्डर जो है वो फाइंड किया था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी इन्वेंट किया था। लमार्क की बात करते हैं जिसके बारे में आगे हम लमार्किज्म के अंदर पढ़ेंगे। इसने एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो पेश की थी। सबसे पहले माल्थस है तो इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर ऐसे लिखा। कुवियर की बात करें तो पैलेंटोलॉजी पर इन्होंने काम किया। इस तरह कैटास्ट्रोफिज्म के अर्थ पर जो है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से क्या चेंज आई, अर्थ हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने काम किया। लॉयल की अगर हम बात करें तो जियोलॉजी पे काम किया। डार्विन, डार्विनिज्म के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। वॉवेज ऑफ बैगल, इनके बैरी जहाज का सफर। फिर उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे किताब लिखी, फिर ऐसे लिखा इसके ऊपर। मेंडल जो है इसके बारे में आप जानते हैं, मेंडल जो है इसको हम फादर ऑफ जीनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, मेंडल जो है डेट इज नोन एज फादर ऑफ जीनेटिक्स। और डार्विन जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज फादर ऑफ एवोल्यूशन। तो ये भी कुछ पॉइंट्स जो है वो आप याद रख सकते हैं। वेल्स की बात करें तो इसने भी एक थ्योरी पब्लिश की थी, कैसे लिखा था, जिसको फिर इसने डार्विन को सेंड किया। हुटन की बात करें तो इसने एक थ्योरी पेश की थी, इसके बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे, डेट इज थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। ठीक है, तो ये आपने कुछ टेबल जो है इसको भी आपने याद कर लेना। अब आते हैं स्टूडेंट हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, 7.1 की तरफ, डेट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, 7.1 की तरफ आते हैं हम।
तो स्टूडेंट इसमें ना हमने बेसिकली तीन थेरीज जो हैं वो डिस्कस करनी है। पहली जो थेरी हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस। ये थेरी हमें बेसिकली बताएगी, लाइफ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती हुई नजर आएगी कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो अर्थ पर जो है वो कैसे हुआ। तो इस थेरी के मुताबिक जो लाइफ है, देखें ये एक हाइपोथेसिस है। मैं थेरी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, असल में ये इतनी फेमस हो चुकी है कि इनको थेरी भी अक्सर औकात जो है वो कह दिया जाता है। तो ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब ये एक मफरूजा है, ठीक है। इसमें चीजें जो हैं ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूफ्ड ज्यादातर नहीं है। तो इस थेरी के मुताबिक अगर हम स्टूडेंट चलें, हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर हम चलें, तो इसके मुताबिक लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन ओशंस, कि जो लाइफ है हो सकता है, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक लाइफ का जो आगाज है वो समंदरों से हुआ होगा। अब समंदरों में कहां से हुआ होगा? तो समंदर के अंदर कुछ अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स थे, जिनको नाम दिया गया हाइड्रोथर्मल वेंट्स का नाम जो है वो दिया जाता है। कि समंदर के अंदर कुछ गर्म पानी के चश्मे जो हैं वो पाए जाते हैं, वहां से लाइफ का जो है वो आगाज हुआ। अब सवाल है कि समंदरों के अंदर ये जो गर्म पानी के चश्मे, जिन्हें हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, यहीं से लाइफ का आगाज क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वेंट थे, वेंट होस को कहते हैं, ये जो वेंट थे कुड हैव सप्लाइड द एनर्जी। उसकी एक वजह ये थी कि ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे ये एक तो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते थे, और दूसरा यहाँ पे कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स मौजूद थे जो कि ऑर्गेनिजम्स को पैदा करने के लिए और उनको सरवाइव करवाने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी थे। जाहिर सी बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और दीगर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, फूड है एटसेट्रा। तो लाइफ का जो आगाज है वो कहाँ से हुआ? लाइफ का आगाज हुआ समंदर की गहराई में मौजूद गर्म पानी के चश्मों से, मतलब हाइड्रोथर्मल वेंट्स से लाइफ का आगाज हुआ। क्योंकि यहीं से क्यों आगाज हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो वेंट्स थे उन वो ऐसे रॉ मटेरियल्स रखते थे जो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते थे। अब इस हवाले से जो है वो हमारे पास एक रेफरेंस भी मौजूद है, और वही रेफरेंस है हमारे पास आर्चियो बैक्टीरिया, आर्चियो मीन एंशियंट बैक्टीरिया के हवाले से। इनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि अभी तक सबसे पुराना जो फॉसल हमें अर्थ पे मिला है वो आर्चियो बैक्टीरिया का ही मिला है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म थे, ऑर्गेनिज्म सबसे पहले पाए जाते थे, और ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते थे। तो अभी तक जो हमें फॉसल मिला सबसे पुराना वो आर्चियो बैक्टीरिया का है, जो 120 का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, मतलब हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। और इसके बारे में हम ये मानते हैं कि ये सब अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स में होंगे। और ये जो ऊपर हम बात कर रहे हैं कि लाइफ का आगाज गर्म पानी के चश्मों से हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे रहते होंगे वो हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकते होंगे। तो आर्चियो बैक्टीरिया जो है वो इस हाइपोथेसिस के दुरुस्त साबित करने के लिए जो है वो एक रेफरेंस के तौर पर जो है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं और आर्चियो बैक्टीरिया भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और प्रोकैरियोट्स के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले जमीन पर यही जो है वो डेवलप हुए थे। सो अभी तक अगर मैं समराइज करूं तो लाइफ का जो आगाज है वो कहाँ से हुआ? गर्म पानी के चश्मों से हुआ, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता था। क्यों हुआ? क्योंकि ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स एनर्जी और दूसरे रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, वो प्रोवाइड कर सकते थे। इस हवाले से हम आर्चियो बैक्टीरिया को रेफरेंस के तौर पर जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब फर्ज कर दिया कि जी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए और उन्होंने सरवाइव करना भी शुरू कर दिया, लेकिन अब वहां पे जो रॉ मटेरियल्स मौजूद थे उसका कोई सोर्स तो नहीं था, वो तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। तो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड इन प्रिमिटिव एनवायरनमेंट वुड हैव लिमिटेड अर्ली लाइफ। अब प्रॉब्लम ये थी कि उन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, वो जो रॉ मटेरियल्स मौजूद थे, वो बहुत ही महदूद थे, लिमिटेड थे। लिहाजा ऑर्गेनिजम्स को अगर सरवाइव करना था, अगर लाइफ को अपने आप को आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए कोई अल्टरनेट सोर्स जो है वो रिक्वायर्ड था, कोई ऐसा सोर्स रिक्वायर्ड था जिससे फूड
की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो एक हाइपोथेसिस के बारे में, एक हाइपोथेसिस के मुताबिक कहा जाता है कि जी फोटोसिंथेसिस बेसिकली वो अल्टरनेट सोर्स था जिसने क्या किया, जो ऑर्गेनिजम्स ने जो है वो स्टार्ट किया, जिससे वो ऑर्गेनिजम्स ये जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई थी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के, ड्विंडलिंग का मतलब होता है जिसपे भरोसा ना किया जा सके, क्योंकि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो किसी भी वक्त खत्म हो सकते थे। तो यूं साइंटिस्ट जो ऑर्गेनिजम्स थे, साइंटिस्ट का मानना है कि ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया। अब जो फोटोसिंथेसिस शुरू हुई तो शुरू शुरू में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या करते थे, वो हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज होता है, और देन जो है वो फूड और साथ में ऑक्सीजन वगैरह जो है वो बनती है। लेकिन शुरू शुरू में हम बताया जाता है कि जो शुरू शुरू में जो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने फोटोसिंथेसिस शुरू की थी वो क्या करते थे, वो वाटर की बजाय वो क्या करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते थे, और ऑक्सीजन की बजाय वो क्या करते थे, सल्फर को जो है वो रिलीज करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स में मजीद चेंज आया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पर वाटर ने यही काम करना शुरू कर दिया, और यूं ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होना शुरू हुई, जिससे वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब आप जरा गौर कीजिए कि पहले हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए, फिर न्यूट्रिएंट्स की महदूद सप्लाई होने की वजह से उन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को फोटोसिंथेसिस पर शिफ्ट किया। पहले कौन सी फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस यूज की जाती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस से किसमें ट्रांसफॉर्म किया, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस में, मतलब उन्होंने वाटर को यूज करना शुरू कर दिया और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करना शुरू कर दी। अच्छा, अब ऑक्सीजन जब रिलीज होना शुरू हो गई तो ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जमा होना शुरू होगी। ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में जमा होने से क्या हुआ, एनवायरनमेंट के अंदर अब चेंज आना शुरू हो गया। क्या हुआ जी, जो एटमॉस्फेयर था उसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन के जमा होने से ओजोन, जिसका फार्मूला होता है O3, ओजोन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई। और ओजोन, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ओजोन का काम क्या होता है, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनको जमीन पर आने से जो है वो रोकना होता है। अब इसका मतलब है, देखिए लाइफ वाटर में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब वाटर में लाइफ तो स्टार्ट हो गई, फिर जब फोटोसिंथेसिस हुई उससे ऑक्सीजन बनी, अब वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जमा हो रही है। इसका मतलब ये है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के जमा होने से क्या हुआ है, ओजोन बन रही है। ओजोन क्या करेगी, अर्थ पर अल्ट्रा वायलेट रेस को आने से रोकेगी, जिसका मतलब है कि अब लाइफ जो है वो अपने आप को वाटर से जो है वो अर्थ पर जो है वो शिफ्ट करने जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 4.2 बिलियन ईयर्स, मतलब 420 मिलियन ईयर्स अगो जो है, ओजोन लेयर काफी हद तक बन चुकी थी, इतनी बन चुकी थी कि अब लाइफ को लैंड पर ओरिजिनेट करवाना भी जो है वो पॉसिबल हो गया था। तो यूं वो एटमॉस्फेयर जो पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हुआ करता था ऑक्सीजन के अकामुलेट होने से, वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हुआ, जिससे ओजोन की फॉर्मेशन हुई। और उस ओजोन की फॉर्मेशन से लैंड पर भी अब लाइफ का ओरिजिन आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया। और साइंटिस्ट का मानना है कि जो ऑर्गेनिजम्स जमीन पर पैदा हुए वो इस काबिल थे कि वो ऑक्सीजन को बासानी जो है वो यूज कर सकते थे फॉर देयर सर्वाइवल। अब एक अंदाजे के मुताबिक प्रोकैरियोट सबसे पहले डेवलप हुए, तो कब डेवलप हुए, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो डेवलप हुए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती गई और यूकैरियोट्स डेवलप हुए 1.5 बिलियन ईयर, तो अल्टीमेटली 2 बिलियन ईयर्स, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक चले तो 2 बिलियन ईयर्स लगे प्रोकैरियोट्स को इवॉल्व होने में इनटू यूकैरियोट्स।
ठीक है। अब सवाल ये है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में कन्वर्ट कैसे हुए। अब इसमें एक बहुत बड़ी चेंज जो है ना वो है ऑर्गेनेलिस का डेवलप होना। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो ज्यादातर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। सो हम यहाँ पर देखेंगे आगे चल के मुख्तलिफ हाइपोथेसिस में कि किस तरह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो चेंज आया, उनमें ऑर्गेनेलिस डेवलप हुई और प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स का जो है वो जन्म हुआ। इस हवाले से हमारे पास स्टूडेंट टू थेरीज जो हैं वो हमें दी जाती हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास एक थ्योरी है जी, एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस। एंडो का मतलब होता है स्टूडेंट इनसाइड, और सिम्बायोट का मतलब सिम्बायोसिस से वर्ड निकला है दो ऑर्गेनिजम्स का इकट्ठे रहना। तो एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस में अब ये हाइपोथेसिस हमें बताएगी कि किस तरह से एक प्रोकैरियोटिक जो सेल था वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो अपने आप को कन्वर्ट किया। अच्छा, अब ये जो हाइपोथेसिस थी ये किसने दी थी? दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय अ फीमेल साइंटिस्ट दैट इज नोन एज लिनन मार्गुलिस। अच्छा, अब इस हाइपोथेसिस के मुताबिक हमने तीन चीजें पढ़नी है। देखिए, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में कन्वर्ट होने में जो है वो ज्यादातर ऑर्गेनेलिस की डेवलपमेंट को कंसीडर किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डेवलप हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम भी दी गई है, लेकिन हम इसको ना एक और सिंपल डायग्राम के जरिए जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। लेट से जी ये हमारे जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई, लेट से ये हमारे पास जो है ना ये एक अमीबाइड अमीबाइड प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्रोकैरियोट का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल है। और अमीबाइड इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक अब सवाल ये है जी, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डेवलप हुआ? पहला सवाल ये। तो इस हाइपोथेसिस के मुताबिक हुआ कुछ यूं होगा कि एक अमीबाइड प्रोकैरियोट ने, मतलब एक प्रोकैरियोट ने क्या किया होगा, एक इंजेस्ट कर लिया होगा एक एरोबिक बैक्टीरिया को। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या है? जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं फूड की ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पहले स्टेप में क्या हुआ कि एक अमीबाइड एन एरोबिक जो ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकता था, एक एन एरोबिक अमीबाइड प्रोकैरियोट ने क्या किया, उसने इंजेस्ट कर लिया किसको, निगल लिया किसको, छोटे साइज के एरोबिक बैक्टीरिया को निगल लिया। अच्छा, अब निगलने के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं किया, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि उसको क्या किया, अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया। और यूं वो एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो उसने किसके तौर पे काम करना शुरू कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर जो है वो काम करना शुरू कर दिया। देखिए वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया हैव इवॉल्व्ड व्हेन, यहां से पहला पॉइंट शुरू हो जाएगा, व्हेन लार्ज एन एरोबिक अमीबाइड प्रोकैरियोट, उसने क्या किया, इंजेस्ट किया एक छोटे साइज के एरोबिक बैक्टीरिया को और स्टेबलाइज कर लिया अपनी बॉडी के अंदर बजाय उसको डाइजेस्ट करने के। दिस आइडिया इज नोन एज एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। और इस आइडिया के मुताबिक ये जो एरोबिक बैक्टीरिया था ये बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो यूं इस तरह प्रोकैरियोटिक सेल में पहली ऑर्गेनेली डेवलप हो गई, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि जी फ्लेजेला कैसे डेवलप हुआ। तो फ्लेजेला जो है, फिर वो जो ऑर्गेनिज्म था जो अब एरोबिक हो चुका था, उसने क्या किया, कुछ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को जो है वो निगल लिया और यूं वो किसमें कन्वर्ट, यूं उसमें फ्लेजेला भी जो है वो डेवलप हो गया। अब तो दूसरी चीज जो बताई गई यहाँ पर वो है जी फ्लेजेला की डेवलपमेंट कैसे हुई। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जी माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन कैसे हुई, स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट करने से। फ्लेजेला की जो है वो डेवलपमेंट कैसे हुई, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को खाने की वजह से। और लास्ट में जो बताया गया है क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट कैसे हुई, बाय साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कि इसके मुताबिक जो है ऑर्गेनिज्म ने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट कर लिया होगा जो आज के साइनोबैक्टीरिया से जो है वो मिलते जुलते थे। यूं माइटोकॉन्ड्रिया की डेवलपमेंट हुई, फ्लेजेला की डेवलपमेंट हुई और क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट हुई। ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास हाइपोथेसिस है इसी हवाले से वो है जी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। जैसे से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसने अपने आप को क्या किया, इनफोल्ड किया, अंदर की तरफ फोल्ड किया
अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट उसने क्या किया, इन्वेजिनेट किया। क्यों किया? टू कवर, एनक्लोज का मतलब है कवर, कॉपीज ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल। हुआ क्या कि ये जो जेनेटिक मटेरियल था प्रोकैरियोटिक सेल का, इसने क्या किया, अपनी मल्टीपल कॉपीज जो है वो बनाना शुरू कर दी। ठीक है। जब मल्टीपल कॉपीज बनी तो उसके बाद उन कॉपीज को कवर करने के लिए क्या हुआ, मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्ड होना शुरू हो गई। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी अपना डीएनए होता है, न्यूक्लियस में भी अपना डीएनए होता है। इस इन्वेजिनेशन का रिजल्ट क्या निकला कि बहुत सारी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल के अंदर बन गई, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो इसलिए इस हाइपोथेसिस को हमने नाम दिया है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस का जो है वो नाम दिया है। तो ये कुछ हमारे पास लाइफ के ओरिजिन के हवाले से था कि किस तरह लाइफ का आगाज हाइड्रोथर्मल वेंट से हुआ, फिर ऑर्गेनिजम्स ने रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस शुरू की, फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग फोटोसिंथेसिस शुरू हुई, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर अकामुलेट हुई जिससे ओजोन बनी, देन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई, जिसमें हमने दो हाइपोथेसिस जो हैं वो डिस्कस की हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी लामार्किज्म। ठीक है, लामार्किज्म। अब लमार्क के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। तो देखिए जी, लमार्क की जब हम बात करेंगे, पूरा नाम है जी जीन बैपिस्ट डी लामार्क। 1744 में जो है वो पैदा हुए तो 1829 में इनकी डेथ हो गई थी। ये बेसिकली कौन थे? जीन बैपिस्ट डी लामार्क जो है ये बेसिकली फ्रांस के जो है वो नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट कहते हैं नेचर को स्टडी करने वाला, नेचर को ऑब्जर्व करने वाला। सोल्जर भी थे और ये एक बायोलॉजिस्ट भी थे। इनको दे आर आल्सो नोन एज प्रीमियम अथॉरिटी ऑन इनवर्टिब्रेट जोलॉजी, क्योंकि ये पेरिस के म्यूजियम के अंदर इनवर्टिब्रेट्स की कलेक्शन उसके इंचार्ज थे। तो इनवर्टिब्रेट्स की जो स्टडी थी उन पर इनको काफी महारत हासिल थी। 1809 में इस लमार्क साइंटिस्ट ने क्या किया, 1809 में इसने एक बुक पब्लिश की अपनी फिलोसफी जोलोकीक। इस बुक के अंदर इसने पहली मर्तबा जो है अपनी एवोल्यूशन के ऊपर जो थ्योरी है वो पब्लिश की गई। याद कीजिएगा स्टूडेंट, 1809 जो है 1809, जब पहली मर्तबा एवोल्यूशन के ऊपर थ्योरी पब्लिश की थी। तो अब क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है, हु फर्स्ट गिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? तो सबसे पहले एवोल्यूशन पर थ्योरी किसने दी थी? वो लमार्क ने दी थी। वो के बाद में गलत साबित हो गई। उसके बाद फिर हम डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एवोल्यूशन की थ्योरी थी वो लमार्क ने दी थी। एवोल्यूशन पर जो थ्योरी थी वो लमार्क ने दी थी। और कब दी थी? 1809 में। किस बुक और इस किताब के अंदर का, किताब का नाम भी आपको पता होना चाहिए, डेट इज फिलोसफी जोलोकीक। अच्छा, लमार्क ने, अब ये लमार्क की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये बेसिकली टू अजम्पशंस पर जो है वो मुश्तमिल थी। इसके दो मेन पॉइंट्स थे जिसके गिर्द लमार्क की जो थ्योरी थी, एवोल्यूशन थ्योरी, जिसको हम लमार्किज्म भी कहते हैं, ये टू पॉइंट्स के अराउंड जो है वो घूम रही थी। पहला पॉइंट क्या था जी? यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स। लमार्क के मुताबिक, आर्गुएट का मतलब होता है दावा करना। लमार्क का ये दावा था कि बॉडी के वो पार्ट्स जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर या एनवायरनमेंट से निपटने में, जो बॉडी के पार्ट्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक तो वो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो लंबे हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? स्ट्रोंग हो जाते हैं। अब इस आर्गुमेंट को सच साबित करने के लिए उसने जो एग्जाम्पल दी कि जी ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जो है, जो सारा दिन हैमर का इस्तेमाल करता है, उसके जो बाइसेप्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। और बॉडी के वो पार्ट्स जो यूज नहीं होते वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते चले जाते हैं? खत्म होते चले जाते हैं। जैसे स्नेक हैं, तो स्नेक के अंदर जो लेग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई? खत्म हो गई, क्योंकि उनका जो हैबिटेट था वो इस तरह का था कि जहां पर उनको अपनी लेग्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना पड़ता था। तो एक जो अजम्पशन उसने दी, एक जो आर्गुमेंट था लमार का, वो था कि बॉडी के वो पार्ट्स जो ज्यादा यूज होंगे वो ज्यादा डेवलप कर जाएंगे, नई जनरे ज्यादा डेवलप कर जाएंगे, और जो कम यूज होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे। अच्छा, फिर उसने कहा कि ये जो पार्ट्स जो ज्यादा डेवलप हो गए हैं और ये जो पार्ट जो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं,
इनको वो जानदार फिर क्या करेगा, अगली नस्ल में इनहेरिट करेगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड आर्गुमेंट है ना, वो है एक्वायर्ड करेक्टर। एक्वायर्ड करेक्टर का मतलब वो करेक्टर जो एक जानदार अपनी लाइफ में ही हासिल करता है। जैसे इसके लमार के मुताबिक देखें तो जो लोहार था उसने क्या किया अपनी लाइफ में, उसने क्या किया अपने बाइसेप्स को जो है वो इंक्रीज कर लिया। अब लमार का कहने का लमार की ये कहना चाह रहा है कि ये एक एक्वायर्ड करेक्टर है, कि जो बिगर बाइसेप्स उसने डेवलप कर लिए हैं, ये उसने एक करेक्टर है जो हासिल कर लिया है, जिसको वो क्या करेगा अगली जनरेशन के अंदर जो है वो बेचेगा, अपनी अगली नस्ल में जो है वो इनहेरिट करेगा। तो लमार का ये बिलीव था, उसका ये मानना था कि वो खसूसियात विच इंडिविजुअल एक्वायर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, वो खसूसियात जो एक जानदार अपनी लाइफ में डेवलप करता है, हासिल करता है, वो उसको क्या करेगा अपने पास करेगा अपने बच्चों को, वो अपनी अगली नस्ल में भेजेगा। तो ऐसी खसूसियात जो एक जानदार अपनी लाइफ में हासिल करता है उनको हम कहेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो एक लोहार जो है उसके जो आगे बेबीज होंगे, उसकी जो अगली नस्ल पैदा होगी, उनके बाइसेप्स बीज जो है वो बड़े होने चाहिए। ठीक है। लेकिन ये जो लमार का ये जो कॉन्सेप्ट था ये कि खसूसियात ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे अगली नस्ल में भेजने का, ये जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगली जो है वो रिजेक्ट कर दिया। और ये रिजेक्ट किसने किया था, ये किया था स्टूडेंट अगस्ट वाइसमैन ने। इसने क्या किया, रैट्स के ऊपर कई जनरेशन्स तक एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें कभी दुम काट के एक्सपेरिमेंट किया गया, तो अगली जनरेशन में ये देखना चाहा कि क्या जो अगली जनरेशन में चूहे पैदा होंगे क्या वो बगैर दुम के होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट, एक आम ऑब्जर्वेशन की बात है कि लेट से खुदा ना खास्ता एक शख्स जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसका कोई बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी जो अगली नस्ल है वो भी बगैर पार्ट के ही पैदा होगी। ये तो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। इसकी वजह ये है, इसकी वजह क्या है कि ये जो एक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं ना, अब सवाल है कि ये क्यों ट्रांसफर नहीं हो सकते। उसकी वजह स्टूडेंट ये है कि ये जो एक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं ना, ये चेंज लेकर आते हैं सोमैटिक सेल्स में, जैसे बाइसेप्स। अब वो बाइसेप कौन से सेल से बने हैं, सोमैटिक सेल से। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, वो सेल जो बॉडी को बनाते हैं। ठीक है। और एक होते हैं जर्म सेल्स या गैमीट्स भी उनको हम कहते हैं, वो सेल जो नई बॉडी को बनाते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एक्वायर्ड करेक्टर्स कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकते, क्योंकि एक्वायर्ड करेक्टर्स जो हैं ये सिर्फ सोमैटिक सेल्स में चेंज लेकर आते हैं, ना कि जर्म सेल्स में। हालांकि जर्म सेल्स वो जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जिन्होंने ऑफस्प्रिंग्स को जो है वो जन्म देना होता है। तो लिहाजा लमार की जो थ्योरी थी इसमें कुछ खामियां भी थी। मिसाल के तौर पे इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। और एक ये जो प्रूफ पेश किया गया, उसने लमार की जो सेकंड पॉइंट था उसको स्ट्रोंगली जो है वो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये चीजें आपने इनको एक बार जो है आपने रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास लामार की जो थ्योरी थी उसमें ज्यादा कुछ एविडेंस होने की ना होने की वजह से इसको स्ट्रोंगली जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास स्टूडेंट आ जाते हैं डार्विन। अच्छा, डार्विन की अगर हम बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा स्टूडेंट 1809 में लामार्क ने अपनी थ्योरी पेश की थी। ठीक है। और 1809 ही वो साल था जब डार्विन की जो है वो पैदाइश हुई। ठीक है, डार्विन की जो है वो बर्थ हुई। अच्छा, अब डार्विन जो था 1809 में जो है इसकी पैदाइश हुई, 22 साल के बाद। ये जो डार्विन था 22 साल के बाद यानी कि 1831 में इसने क्या किया, इसने अपनी मुहिम का जो है वो आगाज किया। ठीक है, किससे, एक बैरी जहाज से जिसका नाम था HMS बैगल। ठीक है, यहाँ पे HSM लिखा हुआ है, इसको स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा। HMS बैगल से जो है वो उसने आगाज किया। बेसिकली ये एक ब्रिटिश जो है वो नेवल शिप था जिसका मकसद, इस मुहिम का जो मेन मकसद था वो था नेवी के नॉलेज में, उसके रिसोर्सेज में जो है वो इजाफा करना था। ठीक है। लेकिन अब इस पे डार्विन ने जो है वो अपने सफर का जो है वो आगाज किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक समरी दी गई है कब उसने सफर का आगाज किया, कब एंड हुआ। तो 5 साल जो है उसने अपनी मुहिम जो है वो जारी रखी। 1844 में उसने स्पीशीज के ओरिजिन को लेकर अपना एक ऐसे पब्लिश किया। इसी दौरान वेलस ने भी अपने पेपर सेंड किए, और आखिर में डार्विन ने अपनी जो थ्योरी थी, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो पब्लिश की बुक के अंदर 1859 में। अच्छा, अगर हम डार्विन के सफर का जिक्र करें तो डार्विन ने जो है द बैकल स्पेंट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। तो सबसे पहले जो है जो
डार्विन था उसने गैलापेगस आइलैंड साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन्स का जो है वो विजिट किया। अच्छा, जब गैलापेगस आइलैंड पर गया तो गैलापेगस पर जो है उसने कितने 2 माह जो है वहां पर ऑब्जर्वेशन की, 2 माह वहां पे गुजारे, जहां पर उसने इस दौरान उसने क्या किया, कई सौ प्लांट, कई हजारों प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमन्स को इकट्ठा किया फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। देन साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइंस पर भी उसने मौजूद डिफरेंट फाना और फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी किया, और स्टडी करने पर भी इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ का जो अमेरिकन जो फाना और फ्लोरा है वो उसके अपने कॉन्टिनेंट यूरोप से जो है वो टोटली जो है वो डिफरेंट है। तो इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। अच्छा, गैलापैगस आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो गैलापैगस आइलैंड पर एक बहुत ही दिलचस्प केस जो है वो स्टडी किया डार्विन ने, और वो था जी, गैलापैगस आइलैंड पर उसने क्या किया, कुछ फिंचिस को स्टडी किया। कितनी फिंचिस को स्टडी किया? 13 टाइप्स ऑफ फिंजिस को जो है उसने स्टडी किया। ही आल्सो ऑब्जर्व सैडल शेप शेल टॉर्टाइजेस। देखें ये जो गैलापैगस है ना, गैलापैगस कहते हैं बड़े साइज के कछुओं को, तो इसलिए इन आइलैंड्स को नाम दिया गया है, गैलापैगस आइलैंड्स का नाम दिया गया है। अच्छा, अभी उसकी ये मुहिम जो है वो जारी ही थी कि 1830s में, ठीक है, उसकी मुहिम के स्टार्ट होने से पहले लॉयल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बुक पब्लिश की प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पर। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी टेबल में पढ़ चुके हैं। अब ये जो बुक थी, this book present arguments to support a theory of geological change proposed by J. Hutton called theory of uniformitarianism। ठीक है, ये तो थेरी यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म थेरी जो है वो किसने दी थी? जे होटन ने जो है वो दी थी। लायल ने ये पॉइंट किया था अपनी इस बुक के अंदर कि जो माउंटेन वैलीज डेजर्ट्स वगैरह जो हैं दे कुड हैव कम थ्रू द एक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फोर्सेस इन नेचुरल कंडीशन, कि जमीन पर कुदरती आफतों की वजह से, कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से ये चीजें जो हैं वो जमीन पर वजूद में आई हैं। इसमें भी आपने ये याद रखना है कि लॉयल ने कब प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो है वो पेश की थी। देन उसके बाद हम देखते हैं थॉमस आर माल्थस हैं, इन्होंने क्या किया था, माल्थस ने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर ऐसे जो है वो मेंशन किया था। ये भी हम ऑलरेडी टेबल के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। अच्छा, 1858 में डार्विन ने क्या किया, डार्विन रिसीव्ड एन ऐसे फ्रॉम अ फेलो नेचुरलिस्ट ए आर वेलस। ठीक है, जिसमें हमने कहा था वेलस सेंड हिज पेपर्स, उसने कब सेंड किए थे? 1858 में जो है वो किए थे। एंड ए आर वेलस जो था, ये वो आदमी था जिसने डार्विन को जो है वो अपनी बुक पब्लिश करने पर जो है वो मोटिवेट किया था, डेट इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो था नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। उसके फिर कुछ अरसे बाद जो है वो फिर डार्विन ने अपनी थेरी जो है वो पब्लिश की थी। अच्छा, डार्विन की जो थेरी जिसको हम डार्विनिज्म स्टूडेंट्स कहते हैं, इसके भी दो ही मेन पॉइंट्स थे बेसिकली। ठीक है, ये जो बुक थी डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, इसके भी दो ही पॉइंट्स थे। नंबर वन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट कहते हैं स्टूडेंट, ये लफ्ज निकला डिसेंडेंट से, नई नस्ल से। कि डार्विन का मानना था कि हर बार जो नई नस्ल पैदा होगी ना वो मॉडिफिकेशन के साथ पैदा होगी, चेंज के साथ पैदा होगी। तो डार्विन बिलीव करता था परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ। डार्विन का ये मानना था कि लाइफ मसलसल एक तसलसल का नाम है, चलते रहने का नाम है, विद ऑल ऑर्गेनिज्म, जिसमें मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह एक कॉमन एंसेस्टर से जो है वो बिलोंग करते हैं। डार्विन के मुताबिक जो लाइफ है ना वो एक ट्री की तरह है, जिसमें देखिए एक ये ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जमीन से एक ही मेन ट्रंक जो है वो निकलता है, फिर वो उसकी आगे ब्रांचेस होती हैं, फिर उन ब्रांचेस की आगे फर्दर री ब्रांचेस होती हैं। तो अगर हम मान लें कि आज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, तो अब ये सारे ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली होते हुए ये एक ही एंसेस्टर से जो है वो बिलोंग करते हैं। ये सारा इस टॉपिक का जो है वो मेन जो है वो समरी है। तो डार्विन के मुताबिक लाइफ एक ट्री की तरह है जिसमें मल्टीपल ब्रांचिंग है, फिर उन ब्रांचेस से आगे फर्दर ब्रांचेस है, ये सारी फिर आगे जो है ये बात कॉम्पलों तक जाती है। ये सारी जो है वो अल्टीमेटली एक ही जगह से जो बिलोंग करती है। फिर यहाँ पे एवोल्यूशनरी फॉर्क एक टर्म यूज की गई है, तो ये जो यहाँ पे टर्म बननी, यहाँ से जो चेंज आ रही है एवोल्यूशनरी फॉर्क है। तो सिंपल आपने एक चीज याद रखनी है कि डार्विन की जो थ्योरी थी उसका जो पहला पॉइंट था वो था कि एवरी टाइम जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो विद मॉडिफिकेशन होगी। और अगर हम इसको आज के कॉन्सेप्ट के साथ मिलाएं तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस होती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा हुआ है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं।
सेकंड जो पॉइंट था कि जहाँ ऑर्गेनिजम्स के चेंज होने में, स्पीशीज की एवोल्यूशन में, वो था जी नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने ये सजेस्ट किया कि पॉपुलेशंस ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज बिकम बेटर अडेप्टेड टू देयर लोकल एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। कि कोई भी स्पीशी जो है, ठीक है, वो अपने इन लोकल एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पाती है, और उसमें सारा रोल किसका होता है? नेचुरल सिलेक्शन का होता है। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मदरजा झेल 4 ऑब्जर्वेशंस पर जो है वो अमल कर रही होती है। ठीक है, पहला जी ओवर प्रोडक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करेगी? सबसे पहले नेचर क्या करेगी, एक एनवायरनमेंट जितना ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा जानदार जो है वो एनवायरनमेंट में पैदा कर देगी। अब उससे होगा क्या कि जब एक एनवायरनमेंट में कैपेसिटी से ज्यादा इंडिविजुअल्स पैदा हो जाएंगे, तो उन इंडिविजुअल्स के अंदर के अल्टीमेटली क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, हर इंडिविजुअल जो है उसकी उसके अंदर वेरिएशन जो है वो मौजूद है, उसकी खसूसियात जो है वो डिफरेंट है। तो अब होगा क्या कि ओवर प्रोडक्शन की वजह से उनके दरमियान डेवलप हो जाएगा कंपटीशन। अब कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। अगर सेम स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होगा तो इंट्रा स्पेसिफिक होगा, डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होगा तो इंटर स्पेसिफिक होगा। और फिर इसमें एनवायरमेंट स्ट्रगल भी जो है वो आ जाएगी, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की जो लिए जो एनवायरमेंट कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, जो उसकी बॉडी को जो है वो सूट कर सके। तो अल्टीमेटली जब एक एनवायरनमेंट के अंदर जरूरत से ज्यादा इंडिविजुअल्स की प्रोडक्शन होगी, एवरी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी खसूसियात भी डिफरेंट होंगी, तो अल्टीमेटली उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए उनके दरमियान कंपटीशन डेवलप होगा, और इस कंपटीशन में अल्टीमेटली सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेंगे जो सबसे फिटेस्ट होंगे। फिटेस्ट का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो उनको एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा सूटेबल बनाती हैं, तो वो अल्टीमेटली सर्वाइव भी करेंगे, रिप्रोड्यूस भी करेंगे, और अपनी ये जो खसूसियत होगी उसको ज्यादा से ज्यादा नई नस्लों के अंदर जो है वो सेंड करेंगे। देखिए, तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा नस्ल पैदा करेंगे, और जिनमें करेक्टर्स फेवरेबल नहीं होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। यूं बेहतर करेक्टर्स वाले जानदार जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, और कम बेहतर खसूसियात वाले जानदार आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे, और यूं एक टाइम आएगा कि वो एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही जो है वो वाइप्ड आउट हो जाएंगे। तो ये जो सिलेक्शन नेचर कर रही है, ये कोई रैंडम नहीं है कि इसको भी चूज कर लिया उसको भी चूज कर लिया, बल्कि ये डिपेंड करेगा उन जानदारों के जेनेटिक मटेरियल पर। वो जानदार जिनका जेनेटिक मटेरियल उनको एनवायरनमेंट में ज्यादा फिट कर रहा होगा, वो एनवायरनमेंट में सरवाइव करेंगे, ज्यादा नई नस्ल जो है वो पैदा करेंगे, और यूं इस तरह बेहतर खसूसियात वाले जानदार डेवलप करते जाएंगे, और कम खसूसियात वाले जानदार जो हैं वो कम होते जाएंगे, और यूं हर बार जो है बेहतर से बेहतर खसूसियात वाले जानदार ही सरवाइव करेंगे, जिससे वो स्पीशीज आहिस्ता आहिस्ता उसमें ग्रेजुअल चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि हर नई जनरेशन में बेहतर खसूसियात डेवलप होती जाएंगी। यूं वो और एक स्पीशी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक नई स्पीशी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इसमें ज्यादातर जो है ये चैप्टर ज्यादातर जो है कॉन्सेप्ट पर नहीं, बल्कि ज्यादातर जो है ये थ्योरी बेस्ड है, हाइपोथेसिस बेस्ड है। तो इसमें आपने ये जो टर्म्स हैं, कुछ मेन की पॉइंट्स, बस वही याद करने हैं। इस पे ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के ऊपर आपको। इसमें से एमसीक्यूज भी कम ही आते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज जो पास पेपर में आ चुके हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन नेचुरल सिलेक्शन गिव सम अलील्स अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन अदर्स? ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो होगा जी, हमारे पास इसमें हमारे पास स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज एवोल्यूशन। नेक्स्ट है, विच थेरी प्रोपोज डेट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर वंस एंशियंट बैक्टीरिया डेट नाउ लिव इनसाइड लार्जर सेल? तो डेट इज एंडोसिम्बायोट थेरी। हु गेव द कॉन्सेप्ट एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? तो अल्टीमेटली जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था लामार्क ने, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है, द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज नॉट रैंडम बट डिपेंड्स ऑन। तो ये हमने स्टूडेंट पढ़ा था, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मेंशन भी किया लेक्चर के दौरान। विच थेरी डिड चार्ल्स डार्विन गिव? तो चार्ल्स डार्विन ने कौन सी थेरी दी थी? डेट इज थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस व्हाट? मोर ऑफस्प्रिंग्स देन सुपोर्टेड। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस व्हाट? मोर ऑफस्प्रिंग्स देन सुपोर्टेड। ठीक है, जिससे क्या होगा फिर? अल्टीमेटली कंपटीशन जो है वो आगे चलकर डेवलप होगा।